ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि पिछले 3 टेन्योर्स में डायरेक्टर्स ने जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर रिम्स में प्रॉब्लम चल रही थी कि उधर ओपीडी में जांचें लिखी जाती थी, बाहर के टाउट्स और कई एजेंट लगे होते थे, वो लेके उनको बाहर ले जाते थे और बाहर की लैब्स में जांच होती थी और मरीज के जेब से काफ़ी पैसे खर्च हो जाते थे। एक बड़ी भारी प्रॉब्लम एक ये थी। इसके सलूशन के लिए पिछले 3 डायरेक्टर ट्राई कर रहे थे एक सेंट्रल लैब बनाने की। हम भी ट्राई कर रहे थे। माफियोसी इतनी ज़बरदस्त है कि ऊपर से नीचे तक, जिसमें अंदर के लोग शामिल होने की वजह से हमको बहुत दिक्कतें आई। लेकिन अभी मैं विदेश जा रहा था, उसके पहले फॉर्मल इनाग्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन वो लैब पब्लिक के लिए खोल दी गई है। अभी आज की जो रिपोर्ट है उसमें 90 तरह के करीब पैरामीटर्स होते हैं। 560 जांचें करीब रोज़ की हो रही हैं। अभी ये नंबर कम है, मैं इससे इतना संतुष्ट नहीं हूँ। अभी ये नंबर बढ़ेगा। अभी हम ओपीडी की जांचें कर रहे हैं। इंडोर की जांचें अभी पुराने तरह से ही चल रही हैं, लेकिन उसकी भी हम 50-60 मशीनें खरीद रहे हैं, जिससे इंडोर में ही लेबलिंग हो जाए सैंपल की और केवल सैंपल नीचे आए और इंडोर का भी एक ही जगह जांच होने लगे। LIS एक सिस्टम होता है जिससे हम एक कनेक्टिविटी कर देते हैं कि अंदर के डॉक्टर भी उसको एक पासवर्ड डालें और किस मरीज की रिपोर्ट गई हुई है, इंडोर में है या आउटडोर में, उसे वो खुद ही अपने लैपटॉप पे या अपने व्हाट्सएप पे देख लें। ऐसी एक व्यवस्था लाने का प्रयास है। LIS सिस्टम ट्रायल में चल रहा है, लगातार काम हो रहा है। पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि रिम्स में लगातार एक टीम लगी हुई और बहुत जल्दी हम इसको रोबस्ट सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी भी कई ग्लिचेज हैं, कई जांचें वाँचें हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों का कब्जा 20 साल से चल रहा है वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए कभी कोर्ट से नोटिस, कभी जांच करवा के उसको डिरेल करने की हर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का कोई ना कोई तरीका निकाल के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। आप जाके देखेंगे 6 काउंटर अवेलेबल हैं। उन्हीं 6 काउंटर सब मिला के 10 काउंटर हैं। उन्हीं में इंडोर और आउटडोर की सारी जांचें दी जाएंगी, उन्हीं से जांचें ली जाएंगी। अभी जो भीड़ वहाँ एक लगी रहती थी वो ख़त्म हो चुकी है लगभग। सिक्योरिटी का एक आदमी परमानेंट लगा हुआ है, जो जैसे ही जांच वहाँ से रेज होती है वो मरीज को सीधे सेंट्रल लैब में ले जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था जो पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा था। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। आप लोग इसको प्रचारित कर देंगे तो मरीज को भी फ़ायदा होगा, सिस्टम भी सुदृढ़ होगा और हमारी टीम जो अभी प्रेशर में काम कर रही है, अभी हमारी टीम उसी दिन रिपोर्ट दे रही है। जो 3 दिन लगते थे वो उसी दिन रिपोर्ट दे रही है। लेकिन अभी ग्लिचेस हैं, इसको परफेक्ट सिस्टम ना माना जाए। हमने 3 स्टेप में इसको शुरू करने को कहा था। पहला स्टेप सक्सेसफुली चल रहा है, दूसरा स्टेप LIS का है, वो भी सक्सेसफुल ट्रायल में है, तीसरा स्टेप और एनहांसमेंट का है सर्विसेज का, वो भी 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी, आप लोगों की शिकायत अक्सर रहती थी कि ज़्यादातर दवाएं खरीदनी पड़ती, तो मैं आपको इस दिशा में भी बता दूं कि मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स का ज़्यादातर मेडिसिन हमारे पास अभी अवेलेबल है। 70% करीब दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी कुछ लोग जो नहीं लिख रहे हैं या ब्रांड लिख रहे हैं उन पे भी अंकुश लगाया जा रहा है और दवाइयाँ ज़्यादातर अब हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। सर्जिकल कंज्यूमेबल में प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉर्ट आउट किया गया है, वो भी लगभग सॉर्ट आउट हो गया है। सर्जिकल कंज्यूमेबल में अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परफेक्ट सिस्टम हो गया है, उस पर ज़ोर से काम हो रहा है। सर्जिकल और कंज्यूमेबल ऑपरेशन थिएटर में रेगुलर सप्लाई हो रहे हैं। अभी जहाँ जहाँ हैं कहीं कमी वो दूर कर ली जाएगी। इम्प्लांट्स जिनमें मरीज के पॉकेट से बहुत पैसा जाता था, जैसे हड्डी टूट गई उसका इम्प्लांट लगना है, हार्ट में स्टेंट लगना है,
न्यूरोसर्जरी में स्पाइन में इम्प्लांट लगने जो स्टील के और ये लगते थे, ये बड़े कास्टली पड़ते थे, ये मरीज के पॉकेट से जाता था। तो इसके लिए हमने एक इंतज़ाम किया है, रेट लिस्टिंग हो चुकी है बहुत सारे आइटम्स की। कुछ आइटम जो रेट लिस्टिंग नहीं हुई है वो अभी हम जनौषधि अमृत फार्मेसी से अवेलेबल करवा रहे हैं। अमृत फार्मेसी के साथ भी हमारा प्रॉब्लम चल रहा था। कल हमने उसकी एक बड़ी मीटिंग एमएस साहब ने की है, मैं भी उसमें था, एडीए साहब की अध्यक्षता में, और उसमें जो भी डिप्टी एमएस भी थे, हमारे सारे अधिकारी थे, तो उसका हमने सलूशन निकाला है। गड़बड़ ये हो रहा था कि हम चूँकि सबसे सस्ती दवाई एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से, तो उन्होंने कुछ ब्रांड दे दिए थे, तो इसलिए उनके पेमेंट पेंडिंग थे हमारे पहले के। तो उसका भी हमने सलूशन कल मीटिंग में लॉजिकल, फैक्चुअल और लीगल सलूशन निकाल लिया है। हमने उनको इंश्योर किया है। स्टेंट पेस मेकर की रेट लिस्टिंग हो गई हमारे इंस्टीट्यूट की, स्टेंट की अभी भी नहीं हुई है, स्टेंट की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपके बिल की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अनएबेटेड कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहें, ताकि हार्ट की प्रॉब्लम को लेके ऐसे कई किस्से आए, सुनने को मिले मुझे कि यहाँ मरीज आया, उसको प्रॉम्प्ट स्टेंटिंग या एंजियोग्राफी नहीं हुई है, इसलिए वहाँ से उठ के चला गया। तो इसके तरह की प्रॉब्लम ना है, इसका भी इंतज़ाम कल किया गया है। इसके साथ ही आपको ये बताना था कि डेंटिस्ट्री कॉलेज में मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट बड़ा अहम डिपार्टमेंट होता है। उसमें जब मैंने ज्वाइन किया था 12 फरवरी को, वो फरवरी में ही वो जगह डीआईसी के कंट्रोल में थी, इसलिए वहाँ ऑपरेशन थिएटर नहीं बन पाया था। काफ़ी कंट्रोल करवाना ही था, हमने कोई जादू नहीं किया था, जीबी के डिसीजन का अनुपालन किया था, लेकिन उसमें भी विरोध था। विरोध यहाँ का बजवर्ड है, आप अच्छा भी काम करने चलिए तो विरोध होता ही। तो खैर वो जगह करीब 12,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। उसमें ऑपरेशन थिएटर की 2 टेबल हैं, मेल फीमेल वार्ड के करीब 25 बेड हैं, 5 बेड रिकवरी के हैं, मॉनिटर हैं, माइनर ओटी है, सेमिनार रूम है, एक कॉन्फ्रेंस रूम, वही सेमिनार रूम हो गया, चेंज करने की जगह है, ऑटोक्लेव रूम है, रिकवरी रूम है जिसमें मॉनिटर लगे हुए हैं। एनेस्थीसिया की भी क्राइसिस चल रही है, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट, आप जानते हैं अपॉइंटमेंट पूरा मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं 1 साल से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मैं फैकल्टी का अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहा हूं। उसके क्या कारण हैं उस पर मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं लग रही, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी हमने 2 दिन वहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था कर दी है। वहाँ 4-5 ऑपरेशन हो भी चुके हैं और 2 दिन वहाँ ऑपरेशन होंगे। अभी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी। रेजिडेंट के अपॉइंटमेंट हम सीनियर रेजिडेंट के करने जा ही रहे हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। मेरे ख्याल वो महीने के अंदर हम कर लेंगे, तो रेजिडेंट डॉक्टर की हेल्प से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाएगी। अब आता है, हमने करीब 94 बेड बढ़ाने की जो व्यवस्था की थी, वो ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में एक फ्लोर पे, जहाँ पे पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें लगभग काम पूरा हो गया है। ऑक्सीजन की लाइन जानी थी, जो पुरानी जो रेट लिस्टिंग थी उस पर हम नहीं कर पा रहे हैं, कई कानूनी ग्लिचेस हैं उसमें। तो अभी जो हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं वो इनफ मात्रा में है कोविड के टाइम के, तो उसमें जो बाकी काम हो ही गया, जो थोड़ा मोड़ा बचा है वो करके वो बेड एक्टिवेट कर दिए जाएंगे, ताकि इमरजेंसी में जो 30 बेड हमने बढ़ाए थे पेइंग वार्ड और कॉटेजेस में, उसके अलावा ये करीब 50-60 बेड एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि इमरजेंसी जो अभी भी बहुत क्राउडेड है और अनमैनेजेबल है, उसका सलूशन हम कुछ निकाल पाएंगे। तो डेंटिस्ट्री की हमने बात की, सेंट्रल लैब की बात की, इस वार्ड की बात की। अब आ जाता है रीजनल ऑप्थेल्मिक सेंटर। आप जानते हैं कि वो 2014 से बन रहा था, लगातार हमारे प्रयास थे। मुझे लगता है कि अब वो इस स्टेज पे आ गया है। तो अगस्त में उन्होंने कमिट किया हुआ है, कमिटमेंट तो फरवरी 28 का ही था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते कई कारणों से, जैसा कि होता है, होता चला गया। तो मुझे लगता है कि अगस्त में हम उसका भी इनाग्रेशन करवा पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ
कि नई फैसिलिटीज़ में हमारे पास सेंट्रल लैब हो गई, डेंटिस्ट्री ऑपरेशन थिएटर वार्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, इमरजेंसी एक्सटेंशन का एक वार्ड हो गया इन एडिशन टू वट एवर हैज़ बीन डन। और रीजनल ऑप्थेल्मिक सेंटर जब बन जाएगा तो जो न्यूरो सर्जरी में फ्लोर पे मरीज पड़े हुए हैं वो वहाँ जगह अवेलेबल हो जाएगी, तो मुझे लगता है वो भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। परचेज के फ्रंट पर जैसा कि हमने बताया, मैन पावर के फ्रंट पर हमने आपको पहले भी बताया था, फिर बता देते हैं। सीनियर एजेंट के अपॉइंटमेंट हम रेगुलर कर रहे हैं। 4th क्लास के करीब 97 पोस्ट हमने भर लिए हैं। 19-20 हालांकि कोर्ट आर्डर पे ही हुए हैं, कई साल से रुके थे। टेक्नीशियन एक 19-20 हमने अपॉइंट कर लिए हैं, वो ज्वाइन कर लिए हैं। अभी टेंडर किचन का जो एक्सपायर कर रहा था, नया टेंडर फाइनल हो गया है, वो अवार्ड कर दिया जाएगा। मैन पावर का भी टेंडर फाइनल हो गया है, जो ज़माने से लोग पड़े थे वो फाइनल हो गया है। उसमें कोर्ट के कुछ अभी थोड़े से कानूनी पेच हैं, लेकिन हमारी तरफ से फाइनल है। जैसे ही वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हमें ग्रीन सिग्नल मिल ही जाएगा ऑनरेबल कोर्ट से, क्योंकि हमारी लॉजिक और हमारे क्लूज एक्सेप्टेबल थे ऑनरेबल कोर्ट को, ऐसा लगता है। तो जैसे ही वो हो जाएगा, मैन पावर का भी टेंडर फाइनल हो जाएगा। तो ये जो अभी इस तरह के जो मैन पावर है, लिफ्ट में आपको ऑपरेटर नहीं मिल रहा है, स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा है कई जगह, वो सारा मैन पावर उसमें 5-6 तरह का हमने डाला हुआ है। अब बात करते हैं एमआरआई की। एमआरआई एक बहुत बड़ा इशू, हमारे तमाम प्रयासों के बाद भी वो एमआरआई हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। हमने एक अल्टरनेटिव जगह दे दी है, क्योंकि वो जगह हम खाली नहीं कर पा रहे हैं। टेंडर किया, 22 लाख उसने कोट किया, वो स्क्रैप उठाना नहीं चाह रहा है। तो हमने सोचा है कि उसके स्क्रैप को उठा के किसी इंजीनियर की हेल्प लेके, लोग तैयार नहीं थे उसके लिए, रेयर मिलते हैं, उसको स्क्रैप को उठा के हम जंक यार्ड में डालेंगे। और वहाँ एमआरआई और एक जगह और बताई है टर्नकी पे, अगर वो नहीं भी करते हैं, क्योंकि वो भी डिले कर रहे हैं हमारी तरफ से, तो डिले एलसी खुलने में भी कई महीने लग गए। तो हमारा दूसरा टेंडर ऑलरेडी ओपनड है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। जीबी में भी ले गए थे, इत्तेफाक से उस पर डिस्कशन नहीं हो पाया, सहमति नहीं बन पाई। वो मिल बन जाता है तो हम एमआरआई भी दूसरा नया लगा देंगे। इसी बीच में हम एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट खोलने जा रहे हैं कि यहाँ कितनी दूरी पर 1-1.5 किलोमीटर के अंदर जो भी एमआरआई की मशीनें हैं, अगर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करते हैं, तो जो उसने 2021 नवंबर से ही एमआरआई बंद कर रखा है। आज उनका रिप्रेजेंटेटिव आया था हमारे पास इस उम्मीद से कि हमारे पेमेंट कर दीजिए। मैंने फिर वही सवाल पूछे कि आप दादागिरी कर रहे हैं, या ये शब्द मैंने बोला, आपको एक्सेप्ट करता हूँ। आप गरीब मरीजों का काम नहीं कर रहे हैं, बदनाम डायरेक्टर को कर रहे हैं। 2021 नवंबर से आपने सर्विसेज बंद कर रखी हैं, ना आप 2 रुपया रिम्स को दे रहे हैं, ना आप बिजली पानी का किराया दे रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास पावर नहीं, इसलिए आप यहाँ हैं, बने रहिए। जीबी ने जो आदेश मुझे दिया है, मैं जीबी के ऊपर नहीं हूँ। वो जीबी ने कहा है कि इनका प्री ऑडिट करवा लिया जाए। वो चिट्ठी हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है। जो प्री ऑडिट में आ जाएगा वो पेमेंट हम कर देंगे, हमको किसी से कोई भी आपत्ति नहीं। लेकिन एमआरआई के अल्टरनेटिव क्या है वो मैंने बताया, उस पर मैं लगातार लगा हूँ। अब बात आती है मैन पावर की, कर ली एमआरआई पे, उस पर मैं लगातार लगा हूँ। अब बात आती है मैन पावर की, कर ली एमआरआई पे, कर ली लैब की, कर ली। मुझे लगता है हाँ, परचेज़ की जो एकदम 10 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे थे, जो ऑनरेबल कोर्ट को भी हमने अंडरटेकिंग दी हुई थी इस टाइम पेपर पे, एफिडेविट पे, उस दिशा में अब समझते हैं हम 65 करोड़ का सामान खरीद चुके हैं। 87-88 करोड़ का सामान जो है करीब, ये क्या है, कितना है अमाउंट बताइए। अलावा अच्छा हाँ, सीसीटीवी 1400 सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोग्रेस में है। ये एक बड़ा भारी काम है, बहुत दिन से रुका हुआ था। तो सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन भी हम करने जा रहे हैं, चल रहा है सर। इसी तरह जो है 52 करोड़ के अलावा ये 23 करोड़ का सामान हमने करीब और ख़रीद लिया है। तो अब आप जोड़ लीजिए 52 और 23 कितना हो गया। तो ये बड़ा अमाउंट है जिसमें हम, और आप जानते हैं यहाँ पे कोई भी टेंडर करके फाइनल करना, मतलब ऐसे समझिए कि हाथी के मुंह से गन्ना छीनने की बात है।
लेकिन रिम्स पूरी तरह उसमें जूझ रहा है। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ। तो और करीब 70-80 करोड़ का जो ऑन प्रोसेस है वो भी हम फाइनल कर लेंगे। अभी जैसे हाउस कीपिंग का मेजर टेंडर है, तो उसमें वही लोग, एक गिरोह जो है वो लग के ऑब्जेक्शन करवाते हैं। उसकी हम जांच करवा रहे हैं कि टेंडर कैंसिल करना है। कुछ सारे ऑब्जेक्शन आए हैं, अगर उसमें हमारी तरफ से कोई कमी निकलती है तो हम उसको कैंसिल करेंगे, वरना हम वही टेंडर कायम रखेंगे। कमी निकलने का चांस इसलिए होता है कि हमारे पास अभी तक कोई भी टेंडर की सेल है सच नहीं थी, ना कोई हमारे पास ऐसा जॉइंट डायरेक्टर था जो परचेज करता हो। अभी निक्सी से हमने एक आदमी लिया हुआ है, 2 लोग ले लिए हैं, अब उनसे भी कुछ हेल्प ले रहे हैं। उसके पहले तो हमारी ही टीम पूरी डॉक्टर्स की कर रही थी। तो मुझे लगता है कि जो बचा आया है, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन पे, हम वो भी काम जल्दी कर लेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ें आपको बतानी थी। बाकी हमारे एमएस साहब और ख़ास तौर से हमारे पीआरओ साहब कुछ बताना चाहेंगे तो बताएं।